नमस्ते, मैं स्वागत करता हूँ आपका लाइट हाउस सोल्स में। ये वीडियो मैंने बनाया है कि जो एंसेस्ट्रल कर्मा जो होता है वो क्या होता है और उसको हम कैसे हील कर सकते हैं। एक चीज़ मैं पहले क्लियर करता हूँ कि एंसेस्ट्रल जो प्रॉब्लम्स जो पितृदोष जिसको बोलते हैं, तो मैं पहली बात मैं कोई पंडित नहीं हूँ, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। मैंने अपने एक लिमिटेड सोर्सेज से जो नॉलेज मैंने इकट्ठा किया है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। वो नॉलेज हो सकता है इनएडिक्वेट भी लगे आपको, गलत भी लगे। आपको जो सही लगता है आप वो नॉलेज लो, बाकी छोड़ दो, ठीक है। तो देखिए, मेरे जर्नी में एक टाइम आया जब मुझे आई गॉट कॉल्ड टू हील माई एंसेस्ट्रल कर्मा, ठीक है। अब वो पता नहीं मेरे अंदर से कैसे थॉट निकल के आया कि मुझे अपने एंसेस्ट्रल कर्मा को हील करना है। और उस डायरेक्शन में जब मैं बढ़ा तो मेरे देन आई केम अक्रॉस होओपोनोपोनो, जिसमें मैंने डॉक्टर ह्यूलेन का काफ़ी जो उन्होंने काम किया है उसको मैंने स्टडी किया। मोना सिमियाना का जो 12 स्टेप 14 स्टेप प्रोसेस है पैसिफिका सेमिनार्स का, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है। होओपोनोपोनो भी वीडियो बनाया है, वो मैंने स्टडी किया। उससे मेरे को काफ़ी क्लैरिटी मिली। देन स्पिरिचुअल रिसर्च फाउंडेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, SSRF.org, उसका भी जो काफ़ी उन लोग ने भी बहुत अच्छा काम किया है इस पे, काफ़ी रिसर्च किया है एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम्स, एंसेस्ट्रल कर्मा, इस सब पे। तो वो मुझे काफ़ी यूज़ आया। एंड देन देयर इज़ वन बुक, डॉक्टर डैनियल फोर की बुक है एंसेस्ट्रल मेडिसिन। ब्यूटीफुल बुक, बहुत ही मतलब इट्स लाइक उन्होंने जो काम किया है इस डायरेक्शन में बहुत ही ब्यूटीफुल, उन्होंने पूरा एक बुक लिखा है, वो मैंने पढ़ी। देयर इज़ अनदर वर्क डन बाय डॉक्टर स्टीवन फार्मर, जो मैं नहीं पढ़ पाया हूँ वो बुक, बट वो नॉलेज आई एम नॉट एबल टू ऑब्टेन। बट ये कुछ मैंने जितना नॉलेज इसमें मैं इकट्ठा किया है, उसके कुछ पॉइंट्स और जो मेरा पर्सपेक्टिव है इस पे मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है एंसेस्ट्रल कर्मा को। हम बेसिकली क्या सोचते हैं, हम लोग अपने आप को एक सेपरेट एंटिटी सोचते हैं कि मैं एक सेपरेट इंसान हूँ। तो एक्चुअली अगर आप डीप लेवल पे देखोगे ना, तो आप और मैं, हम लोग सेपरेट नहीं है। मतलब इन द सेंस, अगर आप देखोगे कि एक जो ऑफस्प्रिंग बॉर्न होता है, तो वो ऑफस्प्रिंग, उसका जो डीएनए रहता है, उसके डीएनए में देर आर लाइक 23 पेयर्स रहते हैं क्रोमोसोम्स के। सो 23 क्रोमोसोम्स आर फ्रॉम द फादर एंड 23 आर फ्रॉम द मदर, राइट। आई मे बी रॉन्ग, मैं कोई जेनेटिक साइंटिस्ट वगैरह नहीं हूँ, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, इसमें अगर आप डीप लेवल पे सोचो एक एक मोमेंट के लिए, कि आपके डीएनए में यू आर इनहेरिटिंग थिंग्स फ्रॉम योर फादर एज वेल एज फ्रॉम योर मदर, राइट। सो कैसा बोलते हैं कि डीएनए जो रहता है हमारा, उसमें मेमोरीज स्टोर्ड रहती है, राइट। तो मेरे फादर या मेरे ग्रैंडफादर या उनके फादर, वो जो उन्होंने जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं लाइफ में, उनकी जो मेमोरीज हैं, ठीक है, एवरीथिंग इज़ अ मेमोरी, ठीक है। जो एक्सपीरियंसेस हैं वो मेमोरी फॉर्म में स्टोर रहते हैं एंड दे गेट पास डाउन टू मी, राइट। सो अगर आप एक डीप लेवल पे देखोगे तो मेरा कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। इट इज़ लाइक एक रिले रेस चल रही है, ठीक है। उसमें आई एम लाइक फॉर अ शॉर्ट टाइम, जैसे मैं एक छोटे से टाइम के लिए वो बेटन हाथ में लेके भाग रहा हूँ, ठीक है। तो मैं उस लीनिएज, मेरा जो एंसेस्ट्रल लीनिएज का मैं एक पार्ट हूँ, मैं उस कुछ टाइम के लिए आया हूँ। वो लीनिएज कुछ टाइम के लिए मेरे फॉर्म में, मेरे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही है। सो व्हेन यू लुक एट मी, जब आप मुझे देख रहे हो, तो आप सिर्फ मुझे नहीं देख रहे हो, आप मेरे सारे सारे प्रीवियस जनरेशन्स को देख रहे हो और मेरे सारे आगे आने वाली जनरेशन्स को देख रहे हो, राइट। सो दिस इज हाउ द होल थिंग ऑफ वर्क्स, राइट। सो जो डीएनए है वो मेमोरीज स्टोर कर, अच्छा, मैंने इस पर कुछ पॉइंट्स बना के रखे सो दैट आई डोंट मिस आउट एनी पॉइंट। सो जो वूंड्स हमारे हुए हैं, हमारे एंसेस्टर्स को वूंड्स जो हुए हैं, जो उन्होंने डिफ़िकल्टीज़ देखी है, कि आज मैं यहाँ बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ तक आने के लिए, मेरे यहाँ तक होने के लिए, जो मेरे एंसेस्टर्स ने प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज़, फेमाइन्स, स्लेवरी सब देखी है, सो दैट आई एम कंफर्टेबल। आज मेरे सिर पे छत है, आई एम नॉट होमलेस, राइट। तो वो जो वूंड्स उन्होंने देखे हैं, वो सारे वूंड्स अगर तो हील हो गए तो ठीक, लेकिन वो अगर वूंड्स हील नहीं हुए हैं तो वो डीएनए में एज अ मेमोरी फॉर्म में कैप्चर होते हैं, ठीक है। और वो डीएनए लाइक अभी मैं उसको होल्ड कर रहा हूँ। सो नॉट ऑल प्रॉब्लम्स आर आवर ओन कर्मा।
जो हम सारे प्रॉब्लम्स देखते हैं लाइफ में, कई बार हम ये सोचते हैं कि यार मैं इतनी प्रॉब्लम्स क्यों फेस कर रहा हूँ लाइफ में, ठीक है। अब इसमें कैसा रहता है कि डेफिनेटली हमारे खुद के पास्ट लाइफ्स के कॉजेज़ रह सकते हैं, ठीक है। इस लाइफ के भी कॉजेज़ रह सकते हैं, अगर इस लाइफ में हमने गलत डिसीजंस लिए हैं, ठीक है, आउट ऑफ आवर फ्री विल, या पास्ट लाइफ में गलत डिसीजंस लिए हैं, वो कॉजेज़ बन सकते हैं कि आज लाइफ में जो प्रॉब्लम्स मैं देख रहा हूँ। बट a major part of the problems that I'm facing today can also be attributable to the problems that, सॉरी मैं इंग्लिश थोड़ा मैं बीच में बोल देता हूँ, बट बहुत सारा एक चंक ऑफ दोज प्रॉब्लम्स कैन बी एट्रीब्यूटेबल टू द प्रॉब्लम्स जो मेरे एंसेस्टर्स ने फेस किए हैं, जो वूंड्स उन्होंने देखे हैं, और वो जो वूंड्स हील नहीं हो पाए। अब मैं ये नहीं बोल सकता, आई कैन नॉट सिट इन जजमेंट एंड से कि भाई ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरे एंसेस्टर ने कुछ गलत किया या उनसे कुछ गलत हुआ, I am not responsible for it. No, I am 100% responsible for everything that happens in my line, right? I am not, मैं अलग नहीं हूँ अपने उस ancestral line से, बिल्कुल भी अलग नहीं हूँ, because उनके अगर वो नहीं होते तो मैं नहीं होता, right? मैं हूँ मतलब it's totally as a result of they being there, right? अच्छा, वी डोंट हैव अ सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, वी आर होल्डिंग अ बेटन। जैसे मैंने बोला, हम एक रिले रेस में एक छोटे से टाइम के लिए वो बेटन लेके हम भाग रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ वो जो पेन है, ठीक है, वो पेन जो है, जो उन्होंने देखा या उन्होंने कुछ ऐसा किया जो सही नहीं था, ठीक है। हर कर्म का, हर एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। तो ज़रूरी नहीं आज मैंने पर्टिकुलर कोई गलत काम किया है, उसका ज़रूरी नहीं है कि मैं इसी लाइफ में उसको पेन, डेफिनेटली मैं अपने फ्यूचर लाइफ में भोग सकता हूँ पेन, बट सम पार्ट ऑफ द पेन ऑल्सो गोज़ डाउन, कुछ पार्ट है उस पेन का, वो मेरे एंसेस्ट्रल लाइन में भी फ्लो करता है, मेरे जो आने वाली जनरेशन्स में फ्लो करता है। उसी तरह से आज मैं अगर कोई प्रॉब्लम देख रहा हूँ, तो देयर मे बी समथिंग दैट माई एंसेस्टर्स माइट हैव डन रॉन्ग, जो जिसका इफेक्ट मैं उसको भुगत रहा हूँ, बट उसका पर्पज़ है, उसका एक डीप पर्पज़ है जिस पे हम आते हैं, ठीक है। अच्छा, द पेन गेट्स पास डाउन जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जो पेन है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास ऑन करता रहता है, टिल द टाइम एक पर्सन खड़ा होके बोलता है उस जनरेशन में, ही स्टैंड्स अप, ही और शी स्टैंड्स अप एंड सेज कि अब मैं इस पेन को हील करूँगा। जब तक वो पर्सन उस लाइन में खड़ा नहीं होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, तब तक वो पेन पास ऑन करते रहते हैं। जैसे जनरेशनल, इंटर जनरेशनल कर्सेस जिसको बोलते हैं, इट्स लाइक एग्जाम्पल, इट्स किसी एक एंसेस्टर ने किसी के साथ बहुत बुरा किया, उसको फाइनेंशियली तहस नहस कर दिया, और वो उसको बोलेगा कि भगवान करे तेरे पूरे पूरे ख़ानदान में पैसे की कमी रहे, या ऐसा हो जाए, एंड एक्चुअली उसका पूरा फैमिली लाइन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स वो देखता है। इट्स दैट एनर्जी ऑफ कर्स, जिसने कर्ज दिया उसने उसके पूरे एंसेस्टर, इतना पावरफुल कर्ज था जो उस एंसेस्टर की पूरी लाइन पे काम कर रहा है, जब तक कि देयर इज समवन दैट स्टैंड्स अप एंड सेज कि मैं इस एनर्जी को हील करूँगा, ठीक है, तब तक वो पास ऑन करता जाएगा। सो दैट इज़ हाउ एंसेस्ट्रल जो कर्सेस दे वर्क, इंटर जनरेशनली कर्सेस, जैसे अल्कोहलिक्स, अल्कोहल जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एडिक्शंस जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रैवल करते रहते हैं, बिकॉज वो हील नहीं हुए। किसी ने या तो किसी में वो उतना सोल पावर नहीं था उसको हील करने के लिए, तो या किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, और वो बढ़ते गया हर जनरेशन में फैलती गई। अच्छा, एक और वे है लुक देखने के लिए, इसका देखने का नज़रिया ये है कि जो एंसेस्टर्स हैं, देखिए अब आप और मैं, हम लोग एक ऐसे एज में रह रहे हैं, टेक्नोलॉजी वाले एज में, यहाँ पे हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, ठीक है। हमारे से पहले आप देखो 1000 साल पहले कैसे थी लाइफ, तभी फेमाइन्स होते थे, देवर फार्मर्स, ठीक है। फेमाइन मतलब क्या, सूखा पड़ जाता था, ठीक है। स्लेवरी स्लेवरी करनी पड़ती थी दूसरों की, प्रोस्टिट्यूशन, वुमेन हैड टू डू प्रोस्टिट्यूशन सो दैट टू सर्वाइव। तो हमारे एंसेस्टर्स ने वैसे वैसे स्ट्रगल्स देख के अपनी जनरेशन को, जस्ट बिकॉज उनको कि हमारा घर चल सके, हमारी जनरेशन सर्वाइव कर सके, वो सबसे बड़ा गोल होता है ना हर एक पेरेंट का। उन्होंने क्या क्या नहीं किया ताकि वो सब, उनका जनरेशन आगे बढ़ सके, लेकिन वो वूंड्स अभी भी हैं, ठीक है ना। वो जो एंसेस्टर्स होते हैं, अगर वो एंसेस्टर्स स्पिरिचुअली इवॉल्व नहीं थे, या उन्होंने अपने स्पिरिचुअली ग्रो नहीं किया, या उन वूंड्स को हील नहीं किया, तो एक्चुअली वो क्या होता है, उनके डेथ के बाद
ये जस्ट एक पर्सपेक्टिव है, आपको सही लगे तो आप इसको लो वरना मत लो, राइट। देयर आर बहुत सारे प्लेन्स ऑफ एक्सिस्टेंस रहते हैं, तो हर सोल का जैसे कर्म होंगे उसको वो गति मिलती है। अगर उसने बहुत बुरे कर्म किए हों और उन कर्मों को वो हील नहीं कर पाया तो उसको वो पर्टिकुलर गति मिलती है, वो लोअर रेल्म्स रहते हैं, ठीक है। जैसे अर्थ एक रेल्म है, वैसे बहुत सारे रेल्म्स हैं, तो उसको वो लोअर रेल्म में जाके सफ़र करता है वो सोल। वो सफ़र सिर्फ ये करता है, उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलता है, वो सोल सिर्फ अपने वो जो बुरे कर्मों को बैलेंस आउट कर रहा है, अपने को वापस राइज करने के लिए उसको वो फेज से गुजरना है। बट जहाँ वो लोअर रेल्म्स में वो सोल स्ट्रगल करता है, तो वो एंसेस्टर स्ट्रगल करता है, तो उसके अंदर सफरिंग क्रिएट होती है। वो सफरिंग जो क्रिएट होती है, वो सफरिंग, देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की ये है कि हम पूरे जो एंसेस्ट्रल लाइन में कहीं पे भी हम लोग ऐसा नहीं कि हम डिस्कनेक्टेड हैं। आप अपने एंसेस्टर्स से पूरी तरह से कनेक्टेड हो, एक्चुअली आपके एंसेस्टर्स आपके अंदर ही हैं, ठीक है। मतलब नथिंग इज़ आउटसाइड ऑफ यू। जो सफरिंग है वो एक्चुअली, जो आपके एंसेस्टर्स सफ़र कर रहे हैं वो एक्चुअली आपको इम्पैक्ट करेगी अगर आप उनके डिसेंडेंट्स हो। जितने नियर डिसेंडेंट्स है, जैसे 1 या 2 लेवल्स डाउन, उतना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है उस सफरिंग का। तो जो एंसेस्टर्स उन लोअर रेलम्स में हैं, जो सफ़र कर रहे हैं, उन्होंने अर्थ प्लेन पे आए तो उन्होंने अपना स्पिरिचुअल काम नहीं किया। लोअर रेलम्स में तो भूल ही जाओ कि वो अपना स्पिरिचुअल काम कर पाएंगे। तो वहाँ जहाँ वो अपना काम नहीं कर रहे, तो वो बेसिकली एक्सपेक्ट करते हैं कि आप, जो आप उनके डिसेंडेंट्स हैं, वो कुछ ऐसा करें कि कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें या कुछ ऐसा हीलिंग करें अपनी, ताकि उनके साथ आप तो हील हो, वो भी हील हो आपके साथ में, ठीक है। सो ये जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो एंसेस्ट्रल, अगर आपको प्रॉब्लम, जिसको पितृदोष बोलते हैं, अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, तो दे आर लाइक अ नज। इट्स लाइक योर एंसेस्टर इज सेइंग कि भाई कुछ अभी काम करो, बहुत प्रॉब्लम है, आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करो, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करो ताकि हम भी हील हो सकें, ठीक है। ओके। अच्छा, अच्छा, एक और भी चीज़ है, या तो वो एंसेस्टर्स कोई वुंड्स हैं जो कैरी कर रहे हैं, जो हील नहीं, प्लस एंसेस्टर ने कोई ऐसे क्राइम्स किए हों, ऐसे ग्रेव क्राइम्स किए हों, मिसकंडक्ट्स किए हों, जिसके बहुत टेरिबल कर्मा रहता है, जैसे मर्डर। मर्डर, ठीक है, एक बहुत टेरिबल कर्मा क्रिएटिंग है। किसी का मर्डर किया हो, अबॉर्शन, इंसल्ट टू होली पीपल, सेंट्स, अगर सेंट्स या होली मैन की अगर इंसल्ट किया हो या उनको हार्म पहुंचाया हो, तो उसका बहुत टेरिबल कार्मिक इम्प्लीकेशंस होते हैं। तो ऐसा सब अगर आपके लाइन में कहीं हुआ हो, तो उसका इम्प्लीकेशन ट्रैवल करते रहता है डाउन, ठीक है, जिसको फिर पितृदोष फॉर्म में रिफ्लेक्ट करता है। अगर आपकी कुंडली में जैसे पितृदोष रहता है, तो फिर वो सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अब प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं? प्रॉब्लम्स आते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, अगर फाइनेंशियल लैक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, मिसकैरेजेस, मेंटल इलनेस, ठीक है, अगर किसी फैमिली मेम्बर को मेंटल इलनेस है, बचपन से, बच्चे से, स्टार्टिंग से बच्चे को ही मेंटल इलनेस है, कोई प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, मैरिज में डिले, फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं, घर में शांति नहीं, झगड़े बहुत होते हैं, एडिक्शंस, अल्कोहलिज्म, ये सब प्रॉब्लम्स हैं, डिप्रेशन। देन एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम्स का इज़ बहुत जल्दी एज में डेथ हो जाना। अगर आपके फैमिली में किसी की बहुत जल्दी एज में, जो इसको बोलते हैं ना आकस्मिक डेथ, जल्दी डेथ हो जाती है छोटी एज में, तो ये सारे साइंस हैं एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम्स के। ओके, जैसे मैंने बोला ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रॉब्लम्स, ये सब ऑब्जेक्टिव्स है डिसेंडेंट्स जो हैं उस एंसेस्ट्रल लाइन के, उनको ये बताने के लिए कि आप कुछ एक्शन लो, हमारी ये सफरिंग रिजॉल्व करने के लिए कुछ एक्शंस लो। और भी बहुत तरीके होते हैं, जैसे एंसेस्टर्स ड्रीम्स में आते हैं, कई बार वो ड्रीम्स में आके ये कन्वे करना चाहते हैं कि आप कुछ हमारे लिए करो, ठीक है, वो भी एक वे है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहती है। एंसेस्टर्स लुक अपॉन, एंसेस्टर्स एक्चुअली ट्राई करते हैं, देखते हैं कि हमारे लीनिएज में कोई एक पर्सन हो जो हमको हील कर सके अपना स्पिरिचुअल वर्क करके। तो जनरली ऐसे बोलते हैं कि अगर आप अपने फैमिली में स्पिरिचुअल, बहुत स्पिरिचुअल हो, स्पिरिचुअली थोड़े इंक्लाइंड हो, इवॉल्व हो, और आपके फैमिली में कोई भी आजू बाजू कोई ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं है, तो शायद आप वो एक पर्सन हो सकते हो जो एक्चुअली आपके एंसेस्टर्स को हील होने में आप हेल्प कर सकते हो, राइट। और मे बी शायद आप अगर इस समय तक ये वीडियो देख रहे हो, तो मे बी वन साइन दैट यू आर दैट वन पर्सन, राइट। ओके, अब कैसे हील करें, एंसेस्ट्रल कर्मा को हील कैसे करें? देखिए, एक तो हर ट्रेडिशन में अगर आप देखोगे तो डिटेल्ड रिचुअल्स है। अगर जैसे हिंदू ट्रेडिशन में देखोगे,
एंसेस्ट्रल रेवरेशन या एंसेस्ट्रल रिचुअल्स हर ट्रेडिशन में रहते हैं। जैसे हिंदू ट्रेडिशन में श्राद्ध रहता है, वो एक जो एक टाइम रहता है, श्राद्ध का टाइम रहता है, एक पक्ष रहता है, उसमें आप वो रिचुअल्स रहते हैं जो आप कर सकते हो, एंसेस्टर्स को ऑफरिंग्स कर सकते हो, एंसेस्टर्स के लिए स्पेशल जो पूजा वगैरह करते हैं वो सब करो। अब मैं उस सब में एक्सपर्ट नहीं, मैं पंडित नहीं हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मुझे इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नॉलेज नहीं है। मैं सिर्फ आपसे एक ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो चीज़ें रहती है आप करो, ये सब पूजा पाठ वगैरह करो, लेकिन दिल से करो, भाव से करो। अपने अंदर आपके एंसेस्टर्स के प्रति भाव होना चाहिए। कुछ आपने गलत किया हो, अपने एंसेस्टर्स के प्रति अगर आपने बराबर कुछ किया नहीं हो, तो अपने अंदर वो भाव रखो। हम लोग क्या होता है आजकल की जनरेशन में इतना फास्ट हो गए हैं ना, वो पंडित भी बहुत कम ऐसे पंडित होते हैं जो एक्चुअली बहुत एक रेवरेशन के साथ करते हैं। मतलब सब आजकल सब फटाफट वाली चीज़ हो गई है। तो आप करो सारे रिचुअल्स, बट थोड़ा अपने अंदर वो भाव लेके आओ और फिर करो। दैट इज़ वन थिंग, ठीक है। फॉर्मेलिटी की तरह मत करो ये सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, सेकंड एक वे है, अगर आपने कोई एनर्जी हीलिंग मोडालिटीज़ सीखी है, रेकी वगैरह सीखी है, तो देयर इज़, या एंजल हीलिंग वगैरह जो सीख लेते हैं, तो देयर इज़ अ टेंडेंसी कि डायरेक्टली कॉन्टैक्टिंग दोज एंसेस्टर्स, ठीक है। देखिए, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना एंसेस्टर्स को, दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल। मैं क्लियर बोलता हूँ, दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू डू इट ऑन योर ओन। डू इट अंडर द गाइडेंस ऑफ समवन हु इज़ केपेबल इन दिस वर्क, ठीक है। प्रॉब्लम क्या हो जाती है, अगर आप ये सब मोडालिटी सीख लिए और आप चाहते हो कि अपने एंसेस्टर्स को कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करना, देखिए आपको नहीं पता कि ये यूनिवर्स जो है, जो हम देख सकते हैं, उसके अलावा बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज है इस यूनिवर्स में विच आर नॉट हेल्पफुल, ठीक है। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है केयरफुल और प्रोटेक्शन लेके ये काम करना, और किसी के गाइडेंस में ये सब काम करना, ठीक है। मैं ये सब नहीं करता हूँ। अगर आप ये करते हो तो प्रॉपर किसी कोई जो एंसेस्ट्रल हीलिंग प्रैक्टिशनर है, और उनके पूरे आप उनका जो भी ड्यू डिलिजेंस करके फिर चेक करके फिर आप उनके थ्रू आप ये करवाओ। दैट इज़ अ मच बेटर अप्रोच देन डूइंग डायरेक्टली, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कितना सारा पेन है, ठीक है, आपके पीछे कितना। जब आप इट्स लाइक आप एक अ, अ, कितना सारा पेन को आप टच कर रहे हो, ठीक है। तो आप वो जब पेन को अगर टच करते हो तो बहुत सारा इम्पैक्ट आप पे आ सकता है। तो आपको पहले अपना प्रोटेक्शन देखना है ये सब करने से पहले। इसमें ऐसा बोलते हैं कि ये सब चीज़ें एक्चुअली वो लोग करते हैं, जैसे अगर आप डेनियल फोर की बुक पढ़ोगे तो उन्होंने बहुत डिटेल्ड एंसेस्ट्रल हीलिंग रिचुअल्स कैसे कांटेक्ट करना है वगैरह वो सब दिया है। उन्होंने बहुत क्लियर कट वार्निंग दिया है, क्लियर कट बात बोली है कि ये सब चीज़ें आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन और केयरफुल होके करो। उन्होंने तो बहुत सारा काम किया था, मतलब उनके जो मास्टर्स के साथ में उन्होंने एज एन अप्रेंटिस ये सब काम किया था, तो देन वहाँ उनमें एबिलिटी आई। लेकिन इट्स नॉट दैट एवरीवन कैन डू इट। अच्छा, इसमें कैसा रहता है कि जब आप ये काम करते हो बेसिकली देयर आर जो एंसेस्टर्स को सही गति नहीं मिलती उनको बोलते हैं, जैसे वो बोलते हैं ट्रबल डेड, ठीक है, जो उस दे डोंट गो ऑन दैट शोर, ठीक है। सो देयर आर ब्राइट एंसेस्टर्स जो बिल्कुल ब्राइट है, मतलब उनको बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गए हैं। लेकिन कुछ एंसेस्टर्स हैं जो एस्ट्रल प्लेन पे ही हैं, जो उनको गति बराबर मिली नहीं है, तो दे आर ट्रबल्ड, ठीक है। तो अगर आप एक्चुअली अपने एंसेस्ट्रल हीलिंग करते हो तो पहले आपको एक कनेक्शन बिठाना पड़ेगा अपने ब्राइट एंसेस्टर्स के साथ में, और उनसे हेल्प मांगनी पड़ेगी, या फिर आपके स्पिरिट गाइड जो हैं उनके साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो ऐसा बोलते हैं कि स्पिरिट वर्ल्ड में आप अगर कोई काम करते हो तो आपका इट्स नॉट अबाउट, इट्स अबाउट हु यू नो दैट मैटर्स। आप किसको जानते हो। अगर आपका अपने एंजल्स, अपने मास्टर्स, अपने गाइड्स जो आपके हैं, या अपने ब्राइट एंसेस्टर्स के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है, तो वो एक्चुअली आपको हेल्प करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, देन उनको हील करते हैं। लेकिन आप अगर ब्लाइंडली जाओगे तो देन रेपरकशंस मे बी देयर, तो वो चीज़ नहीं करनी है। ओके, अब मैं आता हूँ इस पर। द बेस्ट वे विच आई सजेस्ट एंड विच आई प्रैक्टिस इज़, द बेस्ट वे टू वर्क इज़ ऑन योर सेल्फ। खुद पे काम कीजिए, ठीक है। जब आप खुद पे काम करते हैं, अपना कॉन्शियसनेस लेवल रेस करते हैं, तो आप एक्चुअली सिर्फ अपने को इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं, आपके 7 जनरेशन्स प्रायर और आपके 7 जनरेशन्स आगे का को भी आप इम्पैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। टिबेटन जो बुक ऑफ लिविंग डाइंग जो बुक है, उसमें बहुत अच्छे से बोला है
हर आप जो एक्शन करते हो वो आपके एंसेस्टर्स 7 जनरेशंस बैक, 7 जनरेशंस आगे को इम्पैक्ट करती है। सो अपने को क्या करना है, अपने को अपने से बाहर नहीं देखना है, अपने ऊपर काम करना है। देखिए हम प्रॉब्लम क्या हो जाती है, प्रॉब्लम है ना हम बहुत ज़्यादा बाहर फोकस्ड रहते हैं, बाहर ये हीलिंग कर लो, बाहर डिस्टेंस हीलिंग, ऑल दीज थिंग्स। अपने पे काम करो, आप अपने अंदर अपनी वुंड्स को हील करोगे, जितना डीप आप अपने अंदर जाओगे, सारा जो एंसेस्ट्रल एनर्जी है वो कहीं बाहर नहीं है। एंसेस्ट्रल वुंड्स है वो आपके अंदर ही, डीप लेयर्स ऑफ योर अनकॉन्शियस, यू कैरी ऑल दोज वुंड्स, आपके डीएनए में ही सब कुछ है। तो आपके डीएनए को आप क्लियर करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका डीएनए में आप जहाँ पास ऑन कर रहे हो अपना डीएनए आगे, तो देन इट विल नॉट हैव दोज वुंड्स, राइट, एंड यू ऑल्सो क्लियर द एनर्जी ऑफ द प्रीवियस एंसेस्टर्स, राइट। सो अभी अपने को अगर आपको हील करना है तो कैसे हील करना है, सबसे इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स मैंने बना के रखे। सबसे इम्पोर्टेंट, अब लाइफ में जो आपने प्रॉब्लम्स देखी है, ऑल दोज फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, मैरिज की डिलेज, मेंटल इलनेसेस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे पहली चीज़ है एक्सेप्टेंस। उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करो। आप ये समझो कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है आपकी लाइन में इसको हील करने के लिए। अगर आप ही ब्लेम, रिजेंटमेंट, एंगर, गिल्ट में अटक के रह गए तो अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगी। फिर आगे जाके आपके लाइन में कोई हील कर पाएगा तो करेगा। बट अगर आप थोड़े स्पिरिचुअल अवेयरनेस आपके अंदर है, मे बी इस टाइम तक आप अगर ये वीडियो देख रहे हो, आपका इंटरेस्ट बना हुआ है इस वीडियो में, तो एटलीस्ट आप एंटरटेनमेंट और बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आप वो नहीं देख के ये सब देख रहे हो, तो कहीं आप एक स्पिरिचुअल लेवल पे हो तो उसको यूज़ करो, उस और उससे आप हील करो अपने आप को, एंड दैट वे यू कैन हील। सेकेंड इज वर्क फ्रॉम योर सेल्फ, स्टार्ट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। कोई एक छोटा सा प्रैक्टिस स्टार्ट करो, छोटा सा मेडिटेशन स्टार्ट करो। मैंने मेडिटेशन पे, आनापान पे वीडियोस बनाए। चैंटिंग स्टार्ट कर सकते हो, ओम नमः शिवाय चैंटिंग से स्टार्ट कर लो, वो एक चैंटिंग हो गई। वरना प्राणायाम है, रेकी है, जो भी आपको सही लगे आप वो करो। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल वर्क का बेनिफिट ये होता है कि आप उस प्रॉब्लम को एक्सेप्टेंस के साथ फेस करने की आप में एनर्जी आती है, ठीक है। वरना बोलने में इजी है कि मेरे जो सारे प्रॉब्लम्स है इसको मैं एक्सेप्टेंस के साथ फेस करूं, लेकिन वो जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे तो आपके अंदर वो स्पिरिचुअल रिजर्व डेवलप होगा, ठीक है, उसको फेस करने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये सब काम करते हुए जब आप अपना काम करते हो डीप, स्पेशली जब इंटेंस डीप काम करने लगते हो, तो देयर मे बी पॉसिबल दैट नेगेटिव एनर्जीज मे इम्पैक्ट यू, ठीक है। मैंने अलग से वीडियो बनाया है आध्यात्मिक पथ पर नकारात्मक ऊर्जाओं का हमला, मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया इसमें। तो ये सब एक्चुअली इनका पर्पस ये होता है कि बेसिकली आपको टेस्ट करना चाहते हैं कि आपका फेथ, आपका कमिटमेंट कितना स्ट्रांग है। तो आपको अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना है। अच्छा, माइंडफुलनेस, हर समय होशपूर्वक जीना स्टार्ट कर दीजिए, हर समय इस मोमेंट में जीना स्टार्ट कर दीजिए। जितना आप इस मोमेंट में जिएंगे उतना आप अपना कर्मा डिसॉल्व करेंगे। अच्छा, कर्मा है, कर्मा में अब आप कैटेगराइज नहीं कर सकते कि मेरा कर्मा में से इतना एंसेस्ट्रल कर्मा, इतना मेरे, आप सब कुछ अपना खुद का कर्मा ही मान के चलो। जो एंसेस्ट्रल कर्मा है वो भी मेरा खुद का ही कर्म है ना, मुझे हील करना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको वो हीलिंग स्टार्ट करनी है। जितना होशपूर्वक रहोगे उतना आप कर्म को डिसॉल्व कर पाओगे। जितना लोगों को ब्लेम करते जाओगे तब तक आप हील नहीं कर पाओगे और कर्म इकट्ठा करते जाओगे। जब जैसे आप होश में आए, दैट इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज़ द एंड ऑफ टाइम, दैट इज़ द एंड ऑफ कर्मा, ठीक है। तो ये याद रखिए। फॉरगिवनेस, ठीक है, फॉरगिवनेस खुद से मांगो। मैंने जो गलतियाँ की, भगवान से ये प्रे करो, भगवान अगर मेरे एंसेस्टर्स से भी कुछ गलतियाँ हुई है उसके लिए भी मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैंने अपने एंसेस्टर्स को कुछ दुख पहुँचाया है उसके लिए भी मैं माफ़ी मांगता हूँ। उसमें होपोनोपोनो प्रेयर जो डॉक्टर ह्यूलेन की है, 4 सेंटेंस प्रेयर, वो कर सकते हो। उससे भी स्ट्रॉन्गर ऑप्शन है जो पैसिफिका सेमिनार्स का जो प्रेयर है, जो मोना सिमियोना का जो प्रेयर है, 12-14 स्टेप प्रेयर, उसमें बेसिकली आप भगवान से जो फॉरगिवनेस मांगते हो वो आप अपने लिए नहीं मांगते, मेरा मेरा एंसेस्टर्स, मेरे रिलेटिव्स डिसीज्ड एंड अलाइव, सबके बिहाफ पे आप प्रे करते हो भगवान से कि भाई हम सब से इस लाइफ में या पास्ट लाइफ में जो भी गलतियां हुई है, जो भी ऑफेंसेस हमने किए हैं, उन सब के लिए मैं आपसे, इन सब के बिहाफ पे मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, ठीक है। तो वो आप देख सकते हो, पैसिफिका सेमिनार्स वाले पे भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है। अच्छा, गुड कर्मा, सत्कर्म करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, सत्कर्म जब हम करते हैं तो हम अपने बैड कर्मा को तो बैलेंस करते ही हैं,
ठीक है? हम क्या करते हैं, हम एक लेगेसी क्रिएट करते हैं अपने फ्यूचर जनरेशंस के लिए, ठीक है? मतलब एक आप जो एक मैंने बहुत अच्छा सॉन्ग एक मैंने देखा था, मैंने यूट्यूब पे, प्लांटिंग सीड्स बाय एम्प्टी हैंड्स म्यूज़िक, मैंने उसका लिंक भी मैं दूँगा उस सॉन्ग का। अगर इंग्लिश सॉन्ग पसंद है, आपको अच्छा लगता है, आप वो सॉन्ग डेफ़िनेटली सुनना। उससे मेरा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो गया कि आज हम जो काम करते हैं, आज हम जो कर्मा करते हैं ना, हमको नहीं पता है कि वो किस तरह से हमारे फ्यूचर जनरेशंस को इम्पैक्ट करेगा। आज मेरे एंसेस्टर्स ने कितने अच्छे कर्म किए होंगे, जो आज मैं एक पीसफुल स्टेट में हूँ, मेरे घर सिर पे एक छत है, मैं एक कंफर्टेबल है मेरी लाइफ। तो आज मैं जो कर्म करूँगा दैट विल डिटरमिन कि मेरे आगे के जनरेशंस किस तरह से उस पे उन पे इफ़ेक्ट होगा। उसमें एक बहुत लास्ट में कोटेशन था उस गाने में कि जो रियल चीज़ वो है कि आप अ, वो पेड़ का बीज बो जो कि पेड़ की छाया आपको नहीं मिले। मतलब आप सिर्फ बीज बोते हो और छाया आपकी फ्यूचर जनरेशंस को मिलती है। तो वो बहुत अच्छा वे है, जस्ट वो सॉन्ग बहुत अच्छे से कन्वे करता है कि इस मोमेंट में अच्छा कर्म करना मेरी मैं इस मोमेंट में क्या काम करता हूँ, दैट इज़ व्हाट मैटर्स, ठीक है? अच्छा, मैंने पास्ट लाइफ कर्मा कैसे हील करना है, कर्म क्या है, कर्म से बाहर कैसे निकले, इस सब पे मैंने वो वीडियोज़ बनाए हैं, तो आप वो भी वीडियोज़ चेक कर सकते हैं। उसमें जो यही सारे ऑलमोस्ट सजेशंस मैंने दिए हैं। तो थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, बट आई होप इसमें थोड़ा आपको पर्सपेक्टिव मिला होगा। कुछ आपको सही नहीं लगा होगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।